इसका रिवीजन वीडियो भी बना रहा हूं। SA 500 रिवीजन। इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक जो हमने कवर अप किया था दैट वाज मीनिंग ऑफ ऑडिट एविडेंस। द टर्म ऑडिट एविडेंस मीन्स एनी इंफॉर्मेशन on the basis of which auditor draw his conclusion, जिसके बेसिस पर आगे वो अपनी ओपिनियन फ्रेम करता है। ये मार्कर खत्म हो रहा है। ये इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल भी हो सकती है, नॉन फाइनेंशियल भी हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है, ऑरल भी हो सकती है, विजुअल भी हो सकती है। देयर आफ्टर फिर हमने इसका एक दूसरा टॉपिक लिया था, नेचर। ऑडिट एविडेंसेस की नेचर क्या है? ऑडिट एविडेंस की नेचर, ऑडिट एविडेंसेस शुड बी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। और इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या चलती है? इनवर्स रिलेशनशिप। देयर आफ्टर फिर हमने बात की थी हमारे प्रोसीजर्स कौन से हैं जिनके थ्रू हम ऑडिट एविडेंसेस की कलेक्शन करते हैं। प्रोसीजर नंबर 1, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। इस प्रोसीजर में हम अंडरस्टैंडिंग लेते हैं एंटिटी की, उसके एनवायरमेंट की एंड इंटरनल कंट्रोल की। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। इस प्रोसीजर को परफॉर्म करने के बाद जो रिस्क हमने डिटरमाइन किया है, उस रिस्क के आगे रिस्पॉन्स, जो रिस्क डिटरमाइन किया गया उसके रिस्पॉन्स टू असेस रिस्क। और ये रिस्पॉन्सेस अगेन दो कैटेगरी में गई। वन इज टीओसी, सेकेंड वन सब्सटेंटिव। टीओसी के अंदर हमारी वर्किंग क्या आती है? वी डिटरमाइन, वी इवेलुएट इंटरनल कंट्रोल। किस लिए? टू डिटरमाइन एग्जिस्टेंस, इफेक्टिवनेस एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ इंटरनल कंट्रोल। क्या इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट करता है? क्या वो इफेक्टिव है? क्या वो इंटरनल कंट्रोल थ्रू आउट द अकाउंटिंग पीरियड कंटिन्यू रहा या नहीं रहा? बेस्ड अपॉन द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल हम अपने सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स अगेन हमारे दो कैटेगरीज में चले जाते हैं। वन इज टेस्ट ऑफ डिटेल एंड सेकेंड वन इज द सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। टेस्ट ऑफ डिटेल में फिर आगे दो कैटेगरीज आ जाती है, टेस्ट ऑफ डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड टेस्ट ऑफ डिटेल्स ऑफ बैलेंसेस। ट्रांजैक्शंस की टेस्टिंग वाउचिंग कहलाती है, बैलेंसेस की टेस्टिंग वेरिफिकेशन कहलाती है। SAP सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर में कंसीडरेशन दो बातों का है। कंसीडरेशन किसका? रिलेशनशिप का, that is ratio analysis, and comparison, that is trend analysis. तो इन रिस्पॉन्सेस को परफॉर्म करना है या RAP को परफॉर्म करना है, तो इन प्रोसीजर्स के लिए मुझे कुछ ना कुछ टेक्निक्स को अप्लाई कराना पड़ेगा। वो टेक्निक्स कौन कौन सी हैं? वो टेक्निक्स हैं हमारी 7, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, कंफर्मेशन, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस एंड लास्ट एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर 7 टेक्निक्स हैं जो इन प्रोसीजर्स के साथ यूज्ड होती है। देन फिर इसके अंदर एक टॉपिक हमने रिलायबिलिटी का डिस्कस किया था। ऑडिट एविडेंसेस की रिलायबिलिटी, उसके अंदर
5 प्रिंसिपल्स हैं। जनरली एक्सटर्नल को ज्यादा रिलायबल माना जाता है इंटरनल के कंपैरिजन में, लेकिन इंटरनल रिलायबल हो सकता है यदि इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है, इफेक्टिव है। रिटन एविडेंसेस ज्यादा रिलायबल होंगे इन कंपैरिजन टू ओरिजिनल ओरल। जो एविडेंस डायरेक्टली कलेक्टेड किए गए हैं ऑडिटर के थ्रू वो ज्यादा रिलायबल हैं इन कंपैरिजन टू एविडेंसेस विच आर कलेक्टेड थ्रू द मैनेजमेंट। और पांचवा एविडेंस, पांचवा प्रिंसिपल, दैट इज ओरिजिनल एविडेंसेस आर कंसीडर्ड मोर रिलायबल देन द फोटोकॉपीज। फरीदाबाद सेकंड पॉइंट ये है जहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल बहुत अच्छे तरीके से फ्रेम किए गए हैं, दे एग्जिस्ट, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पर कोई डाउट नहीं है। अंडर दैट सिचुएशन जो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट की तरफ से ओरिजिनेटेड है, दे मे बी कंसीडर्ड मोर रिलायबल, दे मे बी कंसीडर्ड मोर रिलायबल। जब एक मैनेजमेंट वो पूरी इंटीग्रिटी के साथ काम करती है, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज बहुत स्ट्रांग है, और जहां पर अपनी एथिक्स के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन को एक रिनॉन्ड माना जाता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन अपने एथिक्स से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। सो ऐसी सिचुएशन में इंटरनल एविडेंस मे बी कंसीडर्ड मोर रिलायबल, मे बी कंसीडर्ड मोर रिलायबल। देयर आफ्टर, उसके बाद फिर हमने इसका मेन टॉपिक लिया था, एक इंफॉर्मेशन को यदि आप ऑडिट एविडेंस मानना चाहते हैं तो आपके प्रोसीजर्स क्या होंगे। कोई भी इंफॉर्मेशन ऑडिट एविडेंस मानी जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको 2 चीजों का ध्यान रखना होगा। नंबर 1, क्या ये इंफॉर्मेशन इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय द एंटिटी इटसेल्फ, जिसमें हमने एग्जांपल लिया था रेंटल इनकम का। तो इन सच सिचुएशंस आप इस इंफॉर्मेशन को ऑडिट एविडेंस मान सकते हैं, लेकिन आपके पास इस इंफॉर्मेशन की कंप्लीटनेस, इस इंफॉर्मेशन की एक्यूरेसी, इस इंफॉर्मेशन की प्रिसाइजनेस और इस इंफॉर्मेशन की सफिशिएंट डिटेल अवेलेबल होनी चाहिए। यदि आप किसी भी इंफॉर्मेशन को एज ए ऑडिट एविडेंस ट्रीट करना चाहते हैं, द इंफॉर्मेशन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द एंटिटी, as an auditor you need to ensure whether that information is complete, that information is accurate, that information is precise, and sufficient details are available with you. But in a situation, if the information is produced by the management using the work of management expert, यदि मैनेजमेंट एक्सपर्ट की मदद से उस इंफॉर्मेशन को तैयार किया गया है, अंडर दैट सिचुएशन हमारी वर्किंग में क्या आ जाता है। नंबर 1, टू इवैल्यूएट क्या कंपिटेंसी, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द एक्सपर्ट, कंपिटेंसी, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द एक्सपर्ट, ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सपर्ट वर्क, एक्सपर्ट के काम की अंडरस्टैंडिंग इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ स्पेशलिटी, लीगल रिक्वायरमेंट्स, कोई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स इसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं क्या, किस तरह के मेथड्स ये यूज कर रहे हैं, कौन सी अजम्पशंस ये यूज कर रहे हैं, किस डाटा के ऊपर ये काम कर रहे हैं, इन सारी चीजों की अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत जरूरी है। So first, as a auditor, we need to obtain this understanding, and thereafter we need to evaluate whether the work of auditor management expert is appropriate for auditor, और इसकी appropriateness को आप इन 3 टर्म्स में डिटरमाइन करते हैं, और वो 3 टर्म्स क्या है। नंबर 1, जो फाइंडिंग्स इन्होंने दी हैं, नतीजा इन्होंने दिया है, कंक्लूजन इन्होंने दिया है, क्या वो रेलिवेंट है, रीजनेबल है एंड कंसिस्टेंट है विद द अदर ऑडिट एविडेंसेस। मुझे उसकी रेलिवेंसी पर, उसकी रीजनेबलनेस पर, एज वेल एज उसकी कंसिस्टेंसी विद द अदर ऑडिट एविडेंसेस को इंश्योर करना है। देन नंबर 2 पर
हमने बात की थी जिन assumptions को, assumptions की अंडरस्टैंडिंग मैंने सेकंड पॉइंट में ले ली। अब मैं चेक कर रहा हूं क्या ये assumption whether they are relevant and reasonable, जिसमें मैंने आपको रिटायरमेंट एज वाला एग्जाम्पल करवाया था। नंबर 3, सोर्स डाटा जिसके ऊपर काम किया है इस मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने, क्या ये सोर्स डाटा रेलिवेंट है, कंप्लीट है एंड एक्यूरेट है। इसमें कौन सा एग्जाम्पल कवर किया था हमने सोर्स डाटा में? सोर्स डाटा में कौन सी असर्शन का एग्जाम्पल कवर किया था, जल्दी से बताओ। हाँ जी, चुरू, फरीदाबाद, लालकोठी। सोर्स डाटा के अंदर मैंने कौन सी असर्शन का एग्जाम्पल आपको कराया था? रेलिवेंसी का, कंप्लीटनेस का या एक्यूरेसी का? हाँ, हरिद्वार, कोटा, मुजफ्फरनगर, 4 यूनिट, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का। तो आप आइडेंटिफाई तो करो ना, वो असर्शन कौन सी है। क्या उसका डाटा रेलिवेंट नहीं था? क्या उसका डाटा कंप्लीट नहीं था? क्या उसका डाटा एक्यूरेट नहीं था? आपको इस असर्शन में से एक आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने कहा है, आप उस असर्शन को मुझे आइडेंटिफाई करके बताओ कि मैं कौन सी असर्शन की बात कर रहा हूं। जी, हरिद्वार, गंगानगर, पार्क एंड गिरीश पार्क, लाल कोठी, बिल्कुल सही। कोटा, लाल कोठी बेटा एक्यूरेट नहीं, उसके पास डाटा आया है 4 में से 3 यूनिट का, वो सही है, एक्यूरेट है। लेकिन चारों यूनिट का नहीं आया, इसका मतलब वो डाटा कंप्लीट नहीं था, वो डाटा कंप्लीट नहीं था। तो ये असर्शंस, आपको ऑडिट की एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी इसका ध्यान रखना पड़ेगा। ये सारी असर्शंस है। तो ये सारी की सारी चीजें हमने कल कवर अप की थी। नाउ अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट रहता है जिसका एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था पिछले अटेम्प्ट में, पता नहीं उससे पिछले अटेम्प्ट में। यदि मैनेजमेंट एक्सपर्ट की मदद ली जा रही है, क्या उससे मेरे प्रोसीजर्स इफेक्ट होंगे? यदि ऑर्गेनाइजेशन ने अपना जो ये काम किया हुआ है, जो इंफॉर्मेशन जनरेट की है, उसने मैनेजमेंट एक्सपर्ट की मदद से, जहां पर प्लांट एंड मशीनरी थी, इंजीनियर की मदद ले ली, जहां पर फ्यूचर के कोई प्रोविजन थे, एक्चुअरी की हेल्प ले ली, एक्चुअरी की, आर्किटेक्ट की, एडवोकेट की, इंजीनियर्स की, अलग अलग एक्सपर्ट की मैनेजमेंट ने मदद ले रखी है। तो क्या ऐसी सिचुएशन में मेरे प्रोसीजर्स इफेक्ट होंगे? यदि मान लीजिए मुझे उसकी ऑब्जेक्टिविटी पर डाउट है, मुझे उसकी ऑब्जेक्टिविटी पर डाउट है, मैनेजमेंट ने अपने किसी नॉन पर्सन के थ्रू काम करवाया है, मैनेजमेंट ने अपने किसी नॉन पर्सन के थ्रू काम करवाया है, इसका मतलब मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी के ऊपर ही डाउट अराइज हो गया। और जब मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पर डाउट अराइज हो गया तो क्या आपके प्रोसीजर इफेक्ट होंगे या नहीं होंगे? बताओ जरा। आपको और थोड़ा सा एक्सटेंडेड प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे या नहीं करने पड़ेंगे व्हेन यू हैव ए डाउट ऑन द इंटीग्रिटी ऑफ द मैनेजमेंट? मैंने आपके एक्सपर्ट की कंपिटेंसी के ऊपर आपको डाउट हो रहा है। मैनेजमेंट ने एक्सपर्ट तो हायर किया, लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल अपना रखा सारा का सारा, उसकी वर्किंग को बार बार इंटरफियर किया जा रहा है। क्या ये चीजें आपके प्रोसीजर्स को इफेक्ट करेंगी या नहीं करेंगी? तो इसका एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, कौन से ऐसे मैटर्स हैं जब आपके प्रोसीजर्स की नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट इफेक्ट होगी, then the management hire the management expert। तो इसके कुछ फैक्टर्स हैं जो एज सच आपको लर्न करने पड़ेंगे। तो वो फैक्टर, वैसे आपके पास बुक्स नहीं है, लेकिन वो टॉपिक मुझे बुक से ही कराना पड़ेगा क्योंकि वो एग्जैक्ट लर्निंग का टॉपिक है, क्योंकि उसमें प्रोसीजरल पार्ट नहीं, रादर फैक्टर्स का टॉपिक गिवन है। तो मैं बुक से आपको करा रहा हूं वो टॉपिक। वीडियो इसका रिकॉर्ड हो ही रहा है, जब आपके पास बुक्स आ जाएंगी तब आप एक बार और इसको रिवाइज करिएगा। नोट्स मैं अपलोड करना भूल गया, मैं आज करा दूंगा। नोट्स जो बुक के थे मैं अपलोड करना भूल गया, आज डेफिनेटली मैं करा दूंगा। ये तो मेरे से मिस्टेक हुई है, मैंने कहा स्कैन की जगह मैं घर से पीडीएफ ही अपलोड कर दूंगा, फिर मैं भूल गया। आज मैं स्कैन कराकर ही करा दूंगा। कौन से मैटर्स हैं जो ऑडिट प्रोसीजर की एनटीई को इफेक्ट करते हैं जब
मैनेजमेंट एक्सपर्ट की मदद ली गई है। नंबर 1, नेचर एंड कंप्लेक्सिटी ऑफ द मैटर। मैटर जितना ज्यादा कंप्लेक्स होगा, मैटर जितना ज्यादा कंप्लेक्स होगा, उतने मेरे प्रोसीजर की एक्सटेंट बढ़ती चली जाएगी। एनटीई स्टैंड्स फॉर, ये तो सबको पता ही होगा, एनटीई का मतलब क्या है? नेचर, टी स्टैंड्स फॉर टाइमिंग, ई स्टैंड्स फॉर एक्सटेंट। कौन से प्रोसीजर मुझे करने चाहिए, टाइमिंग क्या है, एक्सटेंट क्या है। अब मान लीजिए मैं इसमें आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप मुझे उसमें अपने प्रोसीजर की नेचर सोचकर बताइएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। द मैटर ऑन विच मैनेजमेंट एक्सपर्ट इज वर्किंग इज हाईली टेक्निकल मैटर, एंड साथ साथ मैं आपको इसमें और एक चीज बताता हूं, मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम पर मैनेजमेंट का इंफ्लुएंस भी बहुत ज्यादा है। ऐसी सिचुएशन में आप मुझे बताओ, आप क्या अपने प्रोसीजर, आपके प्रोसीजर की नेचर क्या होनी चाहिए? आप कोई सिंपल सा प्रोसीजर लगा लो, आपकी समझ से बाहर है कैसे उस एक्सपर्ट ने काम किया है। अ हाईली कॉम्प्लेक्स मैटर, मैनेजमेंट के इन्फ्लुएंस में आकर के एक्सपर्ट काम कर रहा है पूरी तरह से, और उस पर्टिकुलर मैटर पर मेरी नॉलेज कुछ भी नहीं है। मान लीजिए ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की वैल्यूएशन थी, डेरिवेटिव्स की वैल्यूएशन थी, मेरी नॉलेज कुछ भी काम नहीं कर रही है। यहां पर मैं हेल्पलेस फील कर रहा हूं, मैं ऑडिटर एक्सपर्ट की वर्किंग को भी नहीं, मैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट की वर्किंग को भी नहीं समझ पा रहा हूं। बताएं मेरे प्रोसीजर की नेचर क्या होगी? नेचर बताओ पहले लाल कोठी। हरिद्वार आपका आंसर बेटा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। गिरीश पार्क आपका आंसर भी बिल्कुल सही है। ऐसी सिचुएशन में मेरा प्रोसीजर क्या होगा? रांची, बिल्कुल सही। रांची, गिरीश पार्क, हरिद्वार, 3 के आंसर बिल्कुल सही आए हैं। ऐसी सिचुएशन में राइट हापुड़, हमें अपना एक्सपर्ट हायर करना चाहिए। मैं नेचर की बात कर रहा था आगरा, ऐसी सिचुएशन में हमें अपना एक्सपर्ट हायर कर लेना चाहिए, अपना एक्सपर्ट। लेकिन अब देखो जरा, यदि मैटर रिलेटिवली बहुत सिंपल है, मैटर रिलेटिवली बहुत सिंपल है, देन मेरा ऑडिट प्रोसीजर क्या ऑडिटर एक्सपर्ट को हायर करने का होगा, या मेरा ऑडिट प्रोसीजर सिंपल मैनेजमेंट एक्सपर्ट की अंडरस्टैंडिंग ले लो, पास्ट से कंपैरिजन कर लो, पास्ट में क्या किया था, करंट में क्या किया है, ऐसा होगा? जी बिल्कुल राइट चलो, मैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट पर रिलाई कर सकता हूं और मैं कुछ सिंपल से प्रोसीजर फॉलो कर सकता हूं, मुझे ऑडिटर एक्सपर्ट पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 2, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द मैटर। जितना ज्यादा रिस्क होगा, क्या उतना ज्यादा आपके प्रोसीजर की एक्सटेंट होगी या नहीं होगी? अब मैं नेचर की जगह एक्सटेंट की बात कर रहा हूं। यदि जिस इंफॉर्मेशन को मैनेजमेंट एक्सपर्ट के थ्रू जनरेट कराया गया है, दैट मैटर इज ए वेरी रिस्की मैटर, उसके ऊपर आपके प्रोसीजर की एक्सटेंट ज्यादा होगी या कम होगी? आपके प्रोसीजर की एक्सटेंट, अब मैंने नेचर की जगह एक्सटेंट पर बात की, डेफिनेटली ऑन द हायर साइड। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ ऑडिट एविडेंसेस, क्या ऑल्टरनेट सोर्स अवेलेबल है? यदि ऑल्टरनेट सोर्स अवेलेबल है तो मैं कंसिस्टेंसी चेक कर लूंगा कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने क्या इंफॉर्मेशन दी है और दूसरे ऑडिट एविडेंसेस से क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, क्या वो कंसिस्टेंट है आपस में। तो मेरे प्रोसीजर का नेचर इफेक्ट हो रहा है। नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क, मैनेजमेंट एक्सपर्ट का काम, उसको क्या काम दिया गया था, किस एक्सटेंट तक, किस ऑब्जेक्टिव के साथ। मैनेजमेंट एक्सपर्ट कंपनी का एम्प्लॉय है या एक आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन है?
क्या मैनेजमेंट उसके काम पर अपना कंट्रोल या इंफ्लुएंस एक्सरसाइज करती है? बताएं जरा, यदि एक्सपर्ट पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, उसकी मार्केट स्टैंडिंग ऐसी है कि वो अपनी इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, इंडिपेंडेंस के लिए मार्केट में बहुत अच्छी गुडविल एंजॉय करता है, तो यदि कंपनी ने ऐसे एक्सपर्ट को हायर कर रखा है जो एक आउटसाइडर है, मैनेजमेंट के इन्फ्लुएंस में काम नहीं करता है, देन मेरा प्रोसीजर सिंपली क्या हो सकता है? रिलाई ऑन द वर्क ऑफ दैट एक्सपर्ट, रिलाई ऑन द वर्क ऑफ दैट एक्सपर्ट, सिंपल। नंबर 4, whether the management expert is subject to technical performance standards or other professional or industry requirement। जैसे यदि हम ऑडिट करते हैं, क्या हम 100% चेकिंग करते हैं, या हमारे स्टैंडर्ड हमें कहते हैं डू सैंपलिंग? हमारे स्टैंडर्ड्स हमें क्या कहते हैं? 100% चेकिंग करिए, एब्सोल्यूट एश्योरेंस लीजिए, या रीजनेबल चेकिंग करके रीजनेबल एश्योरेंस ले लो, रीजनेबल चेकिंग करके रीजनेबल एश्योरेंस ले लो, सैंपलिंग कर लो। तो यदि कोई पर्सन एक कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहा है और वो देखना चाहता है कि क्या कंपनी की फाइनेंशियल्स पूरी तरह से ठीक है या नहीं, क्या वो इसके लिए ऑडिट रिपोर्ट पर रिलाई कर ले? यदि कोई इन्वेस्टर कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है और बड़ी मेजर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्या वो ऑडिट रिपोर्ट पर रिलाई कर ले? जनरली वो नहीं करेगा, और वो क्या कराएगा? वो कराएगा ड्यू डिलीजेंस। वो ऑडिट रिपोर्ट पर रिलाई नहीं करेगा, वो क्या कराएगा? ड्यू डिलीजेंस एक्सरसाइज करवाएगा और अपनी इन्वेस्टिगेशन करवाएगा। दैट मीन्स उसने हमारी ऑडिट रिपोर्ट पर रिलाई नहीं किया, क्योंकि हमारी ऑडिट रिपोर्ट रीजनेबल एश्योरेंस पर बेस्ड थी। इसी तरीके से यदि उस मैनेजमेंट एक्सपर्ट के भी अपने कुछ स्टैंडर्ड्स हैं और उनके स्टैंडर्ड्स मुझे लगता है मेरी ऑडिट के पर्पस के लिए एप्रोप्रिएट नहीं है, क्या मैं उस एक्सपर्ट की रिपोर्ट पर रिलाई करूंगा? बताएं। यदि मैनेजमेंट एक्सपर्ट के ऊपर भी कोई स्टैंडर्ड्स अप्लाई होते हैं और मुझे लगता है कि ये स्टैंडर्ड मेरी ऑडिट के पर्पस के लिए एप्रोप्रिएट प्रोविजन नहीं दे पा रहे हैं, आई विल नॉट रिलाई ओवर दैट। कंट्रोल जो ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एक्सपर्ट पर कर रही है, जी सर हम अपना एक्सपर्ट हायर कर सकते हैं। ऑडिटर्स नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट फील्ड ऑफ एक्सपर्टाइज, हमारी अपनी नॉलेज। मान लीजिए मैनेजमेंट एक्सपर्ट कौन है? ये एक पर्सन एडवोकेट है जिसके थ्रू टैक्स का एक प्रोविजन बनाया गया है उस मैटर का जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था। मैनेजमेंट एक्सपर्ट की एक्सपर्टीज थी जीएसटी के अंदर, कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट में कोई मैटर डिस्प्यूट में चला गया है और वहां पर एडवोकेट के कहने पर कंपनी ने 150 करोड़ रुपए का प्रोविजन बना रखा है। क्या इस चीज पर मेरी नॉलेज भी काम कर जाएगी या नहीं कर जाएगी? चार्टर्ड अकाउंटेंट की टैक्स की नॉलेज तो होती है ना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को। वो बात अलग है कि वो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस नहीं कर सकते, लेकिन दे आर अवेयर ऑफ टैक्सेशन एस्पेक्ट। तो यहां पर मुझे किसी ऑडिटर एक्सपर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां पर मैं उसी रिपोर्ट की अंडरस्टैंडिंग खुद ले सकता हूं। मेरे प्रोसीजर कंपैरेटिवली रिलैक्स्ड होंगे। मेरा अपना पास्ट का एक्सपीरियंस विद दैट एक्सपर्ट, यदि पास्ट में मैंने उस एक्सपर्ट के साथ कभी काम किया हुआ है, तो ये एक क्वेश्चन डायरेक्ट थ्योरी का मैं बताता हूं कौन से एग्जाम में आया हुआ है। May 18 के एग्जाम में आया हुआ है 5 नंबर का ओल्ड सिलेबस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 68, गैप लिमिटेड possess some investment for which there is no ready market and to assess its fair market value it hire an expert, the result of which it can use in preparing its financial statement. Being an auditor of the company
वो मैटर बताइए जो अफेक्ट करते हैं नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड बाय यू इन द इंस्टेंट केस। तो ये वो मैटर्स हैं जो आपको इस आंसर में देने थे। ऑडिटर एक्सपर्ट की फीस कौन देगा? वो इनके आपसी समझौते के ऊपर है, बेस्ड अपॉन द टर्म्स। मे बी ऑडिटर बियर करे यदि ऑडिट फीस में इंक्लूड है, और हो सकता है मैनेजमेंट बियर करे। एक्सपर्ट का किसी लॉ के अंडर मेंबरशिप चेक होगा या नहीं होगा? इसी लॉ के अंदर हो जाएगा, इसी स्टैंडर्ड में है। देखो कि जब आप कंपिटेंसी, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी को चेक करते हैं गिरीश पार्क, तो आप उसकी क्वालिफिकेशन की नॉलेज भी लेते हैं, उसकी मेंबरशिप की नॉलेज भी लेते हैं, उसका लाइसेंस टू प्रैक्टिस, ये कल डिस्कस किया था ना हमने कि कंपिटेंसी, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी कैसे डिटरमाइन की जाती है। इफ ऑडिटर गेट्स नॉलेज ऑफ इनकम्पिटेंट एक्सपर्ट फ्रॉम अदर्स, मत रिलाई करिए, आप अपना एक्सपर्ट हायर कर लीजिए रांची। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन मैं अभी रहने दूं, क्वेश्चन की डिस्कशन में अभी रहने दूं। जिस दिन आपके पास बुक आ जाएंगी तो 5-6 दिन के बाद इकट्ठे 500 वाली सीरीज के क्वेश्चन इकट्ठे ले लेंगे। ठीक है, 500 वाली सीरीज के क्वेश्चन इकट्ठे ले लेंगे और वो मिक्स होकर के लेंगे ताकि आप प्रोविजंस को भी अंडरस्टैंड कर सके, जंबल फॉर्म के अंदर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस अभी डिस्कस नहीं करते, अभी कंसेप्ट के ऊपर काम करते हैं 4-5 दिन, तब तक आप लोगों के पास बुक्स आ जाएंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट एसए 500 और इसका रिवीजन वीडियो भी मैंने बना दिया है।